जय मां सरस्वती। नमस्कार। आई वेलकम यू ऑल टू द सेटअप नॉलेज। मैं सौरभ मिश्रा आपका आपके चैनल सेटअप नॉलेज पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। लम्हा लम्हा मुस्कुराएंगे, खुद से ये वादा है, हमारी ख्वाहिशें थोड़ी सी कहीं ज़्यादा है। इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। फिर हम आपको बता दे रहे हैं कि यूपी पुलिस तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल यूपी पुलिस को टारगेट करके ही इस समय बैच कोर्स क्लासेस ला रहा है। तो आप इससे जुड़ सकते हैं। सारी सुविधाएं निःशुल्क हैं, आप निःशुल्क लाभ उठा सकते हैं। जीके जीएस हिंदी कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन में यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट का चौथा सेशन है आज मेरा। तो इनमें अगर आपने अभी 3 सेशन नहीं देखे हैं, देख लीजिएगा। हिस्ट्री आपको बहुत मतलब काफ़ी हद तक कवर करने का वो कार्य करेगा। ये पॉलिटी का आज हमने लिया है टेस्ट, यानी प्रैक्टिस सेट लिया है जो हमने बनाया है। इसके माध्यम से पॉलिटी के संपूर्ण सिलेबस को कवर करने का प्रयास किया है। आप वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को देखिएगा। वीडियो देखने के बाद वाकई आपको बहुत लाभ होने वाला है। आपका पॉलिटी का सिलेबस यानी जी के पॉलिटी का सिलेबस संपूर्ण कवर होने वाला है, क्योंकि समय 20 से 22 दिन बचा है। अगर आप सही दिशा में समय को यूटिलाइज कर लेते हैं, सही क्वेश्चन सही कंसेप्ट को पढ़ते हैं, तो आपका जी के एकदम 37 में 35 प्लस ला सकते हैं। 35 तो ला ही सकते हैं। 38 में 35 कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 35 नहीं भी आता है तो 30 आराम से आ जाएगा, अगर नॉर्मली भी पढ़ते हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए। आपका जीके हिंदी हम कंप्लीट करा देंगे। तो बिना देरी किए हुए आज के सेशन पे चलते हैं। बाकी बातें सेशन के बाद भी कर सकते हैं। तो भारत आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण स्वामी अय्यर, श्री के एम मुंशी। तो कौन थे आपके संविधान सभा के अध्यक्ष? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब राजेंद्र प्रसाद के बारे में जान लीजिए। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? राजेंद्र प्रसाद और किसके अध्यक्ष थे? तो ये प्रक्रिया के नियमों पे जो समिति थी उसके थे। प्रक्रिया के नियमों पे जो समिति थी उसके थे। उसके अलावा आपके राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति के भी थे। किसके थे? राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति के थे। उसके बाद वित्त और कर्मचारी समिति के थे। उसके बाद आपके संचालन समिति के थे। किसके थे? संचालन समिति के थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वित्त और कर्मचारी समिति के थे, संचालन समिति के थे, प्रक्रिया के नियमों पर समिति के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। आइए, हमारे पहले राष्ट्रपति भी थे। क्या थे? पहले राष्ट्रपति थे। चलिए और लोग के बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके थे? प्रारूप समिति के थे, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। और कृष्णा स्वामी अय्यर क्या थे? प्रारूप समिति के सदस्य थे। और के एम मुंशी भी क्या थे? प्रारूप समिति के सदस्य थे। जो प्रारूप समिति है उसमें 7 लोग थे, जिसमें भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे, बाकी 6 लोग सदस्य थे। तो कृष्णा स्वामी अय्यर और के एम मुंशी क्या थे? सदस्य थे। बाकी भीमराव अम्बेडकर क्या थे? अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा डिटेल में जान लीजिए। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष क्या है? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 11 दिसंबर 1946 को बने। संविधान सभा के अध्यक्ष कब बने थे? 11 दिसंबर 1946 को। इसके 2 दिन पहले 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। पूछा जाता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और संविधान सभा के स्थायी सदस्य राजेंद्र प्रसाद कब बने? 11 दिसंबर 1946 को। देखिए, एक क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चन तैयार हुए? एक क्वेश्चन से आपके भीमराव अम्बेडकर का प्रारूप समिति तैयार हुआ, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संचालन समिति, प्रक्रिया के नियमों पर समिति, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति, वित्त और कर्मचारी समिति, संचालन समिति। तो राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे। 5-6 राजेंद्र प्रसाद से हो गया। कृष्ण स्वामी अय्यर प्रारूप समिति के सदस्य थे, ये तैयार हो गया। के एम मुंशी प्रारूप समिति के सदस्य थे, ये तैयार हो गया। पूछ लेता है कभी कभी निम्नलिखित में से प्रारूप समिति के सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो बाकी तीनों हैं, राजेंद्र प्रसाद नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति के सभापति कौन थे? देखिए, दूसरा क्वेश्चन ही हमने लिया है कि संविधान सभा की प्रारूप कमेटी की सभापति कौन थे? सभापति यानी अध्यक्ष होता है। तो कौन थे आपके? बी आर अम्बेडकर। भी हमने बताया बी आर अम्बेडकर। अब बी आर अम्बेडकर को जान गए, अब सी राजगोपालाचारी के बारे में जान लीजिए। सी राजगोपालाचारी कौन थे? सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ये मद्रास के स्वतंत्रता के बाद मद्रास के 1952 में मुख्यमंत्री भी रहे हैं। 1952 में मुख्यमंत्री भी रहे हैं सी राजगोपालाचारी। उसके अलावा ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी रहे हैं और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी रहे हैं। उसके अलावा ये 1955 में भारत रत्न इनको मिला है। 1955 में इनको क्या मिला है? भारत रत्न। 1955 में इनको क्या मिला है? भारत रत्न। और 1958 में इनको तमिल भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। क्या मिला है? 1958 में तमिल भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है? 1958 में। इन्होंने ही रामायण का तमिल में अनुवाद किया है। रामायण का तमिल
अनुवाद सिराज गोपालाचारी। चलिए राजेंद्र प्रसाद के बारे में तो मैंने पिछले क्वेश्चंस में बता ही दिया था। जवाहरलाल नेहरू के बारे में जान लीजिए। तो जवाहरलाल नेहरू जी थे आपके, ये यूनियन पावर्स कमेटी के अध्यक्ष थे। यूनियन पावर्स कमेटी, जिसे संघ शक्ति समिति बोलते हैं, जिसे संघ शक्ति समिति भी बोलते हैं। यूनियन माने संघ होता है, पावर्स माने शक्ति होता है, तो कहीं कहीं संघ शक्ति न लिख करके यूनियन पावर्स कमेटी आ जाता है। तो फिर मानिएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे, सबको पता है। जवाहरलाल नेहरू इसके अलावा राज्य समिति यानी स्टेट्स कमेटी के भी अध्यक्ष थे। किसके थे? राज्य समिति के थे। किसके थे? राज्य समिति के थे। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू आपके संघ संविधान समिति के थे। संघ संविधान समिति के थे। इतना हो गया इस क्वेश्चन से। इससे भी ऑलमोस्ट आपकी काफ़ी चीज़ें तैयार हो गई। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में जान लीजिए। संविधान बनाने के लिए प्रारूप समिति यानी का गठन किया गया था। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। तो इसमें पूछता है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। और इसके समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को अंतिम रूप से कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1949। तो कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। अंगीकृत की बात हो रही, लागू की बात नहीं हो रही। तो कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। तो जो भारतीय संविधान है, संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। अंगीकृत बल्कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। अंगीकृत कब किया गया? 49 को। लागू 26 जनवरी 1950 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर देखते हैं। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 अक्टूबर 1947, 22 जून 1947, 22 जुलाई 1947, 22 जनवरी 1947। तो कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। अब संविधान राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जान लीजिए। राष्ट्रीय ध्वज में वाक्य लिखा गया है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। ये कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। डायरेक्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। अब संविधान की ओर ये राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन से 2013 में। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन से 2013 में आया था कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। अब राष्ट्रीय ध्वज में तिलियाँ कितनी हैं? 24। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा है आपका। इसे भारत की स्वतंत्रता के कुछ दिन पूर्व 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। मैं आपको डिटेल्ड आंसर भी दे रहा हूँ, बाकी जहाँ जरूरत है वहाँ एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ। भारत में सर्वोच्च शक्ति वहाँ के नागरिकों में निहित है। यह विशेषता भारतीय राष्ट्रीय जीवन के निम्न मूलभूत तत्वों में से किसका वर्णन करती है? लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षवाद, सामाजिक न्याय, उपयुक्त सभी। यह किसका करती है? लोकतंत्र का। किसका? लोकतंत्र का। लोकतंत्र। अब लोकतंत्र के बारे में जान लीजिए कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का तात्पर्य जनता का शासन होता है। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा स्थापित शासन होता है। भारत में लोकतंत्री शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और भारत के नागरिकों को अपनी सरकार चुनकर स्वयं अपना शासन चलाने का अधिकार प्राप्त है। अतः भारत में सर्वोच्च शक्ति वहाँ के नागरिकों में निहित है। अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र के बारे में जान लीजिए। लोकतंत्र एंड डेमोक्रेसी, पेपर में पूछा गया था डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है? तो डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। डेमोक्रेसी 2 शब्दों से मिलकर बना है। डेमोक्रेसी की उत्पत्ति डेमोक्रेटिया से हुई है। किससे हुई है? डेमोक्रेटिया से। क्रेटिया। डेमो का अर्थ होता है पीपुल माने लोग। क्रेटिया का अर्थ होता है रूल माने शासन। यानी जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, यही डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर। संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? रूल ऑफ लॉ मतलब विधि का शासन। क्या? विधि का शासन। आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16। तो कौन करता है आपका? आर्टिकल 14। कौन करता है? आर्टिकल 14। तो चलिए आर्टिकल 13 और 15 16 को जान लेते हैं। तो जो आपका आर्टिकल 13 है, कहीं विधि का शासन, कहीं रूल ऑफ लॉ लिखा रहेगा, सीधा आर्टिकल 14 मारिएगा। आर्टिकल 14। चलिए आर्टिकल 13 के बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल 13 से पहले आप 12 को जान लीजिए। 12 के बारे में, आर्टिकल 12 के बारे में राज्य को परिभाषित किया गया है। और आर्टिकल 13 के बारे में क्या कहा गया है? उन कानूनों से संबंधित
मौलिक अधिकारों से असंगत या वंचित जो है उसके बारे में कहा गया, यानी न्यायिक समीक्षा के बारे में कह सकते हैं सीधी सी बात कि न्यायिक समीक्षा के बारे में आर्टिकल 13 के बारे में कहा गया है। उसके बाद आर्टिकल 14 जानते ही हैं, विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 जान लीजिए। आर्टिकल 15 आपका, आर्टिकल 15 क्या है? आर्टिकल 15 में ध्यान से सुनिएगा, हम उतना लिख नहीं पाएंगे यहाँ पे पूरा, फिलहाल ऐसे लिख दे रहे हैं। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सिंपल सा ट्रिक है, नो डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन यानी कोई भेदभाव नहीं। आर्टिकल 15। 16 क्या है आर्टिकल? सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, यानी 16 क्या है? यानी 16, यानी सरकारी, यानी सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, अवसर की समानता। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधि का शासन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में भी देख लीजिए, मैंने बोला है यहाँ पे भी लिख भी दिया है। जो विधि का शासन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विस्तृत रूप से वर्णित है। विधि के समझ शासन विधि के शासन की अनिवार्य अपेक्षा है। अनुच्छेद 14 में विधि की समझ क्षमता का मूल सिद्धांत दिया गया है, जबकि अनुच्छेद 15 से 18 में उसका विस्तार दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है, ये हर कभी न कभी आ ही जाता है, पेपर में जरूर आ सकता है, किसी न किसी शिफ्ट में किसी न किसी दिन जरूर आएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं गोला मार दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए। तो क्या होगा इसका? संपत्ति का अधिकार। क्या होगा? संपत्ति का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार है ये क्या होगा? सही जवाब होगा। तो चलिए जान लेते हैं। तो भारत के संविधान में पहले 7 मौलिक अधिकार थे, किंतु अब 6 मौलिक अधिकार हैं। जो संपत्ति का अधिकार है आपका, इसे मूल संविधान में अनुच्छेद 31 में रखा गया था, अनुच्छेद 31 में रखा गया था, और जो एक मौलिक अधिकार था, लेकिन इसके अधीन संपत्ति का अर्जन, धारण और निस्तारण, यानी संपत्ति का अर्जन, धारण, निस्तारण किया जा सकता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। अब यह संविधान अनुच्छेद 300 के अधीन विधिक या कानूनिक अधिकार है। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? जो निम्न में मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? क्वेश्चन बन सकते हैं 300 को या 300A है, 300A। अब यह क्या है? कानूनी अधिकार है। कौन से संविधान संशोधन से मौलिक अधिकार से हटाया गया? कौन से संविधान संशोधन से हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन से। किससे? 44वें संविधान संशोधन से हटाया गया। इससे इतने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके, इससे इतने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि मौलिक अधिकार कितने हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं प्रेजेंट टाइम में? प्रेजेंट टाइम में 6 है, 6 है। पहला तो आपका हो गया समानता का अधिकार। पहला कौन हो गया आपका? समानता का अधिकार हो गया। दूसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। तीसरा आपका हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। चौथा आपका हो गया आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। किसका हो गया? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। लिखने में मुझे थोड़ी समस्या हो रही है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। जो आपका 5वां है सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार है। 6वां है उपचारों का अधिकार है। इसको याद करने का ट्रिक बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए, मैं लिख नहीं पाऊँगा क्योंकि सिस्टम सेटअप उतना अच्छे से नहीं हो पाया है। समस्त शोध संस्कृत व शिक्षा के उपचार के लिए होते हैं। समस्त शोध संस्कृति शिक्षा के उपचार के लिए होते हैं। उपचार ऊपर लिख दे रहा हूँ, उपचार के लिए होते हैं। समस्त यानी समानता का अधिकार, सम यानी समानता का अधिकार, इस्त यानी स्वतंत्रता का अधिकार, सो यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ध यानी धार्मिक अधिकार, ध यानी धार्मिक अधिकार, संस्कृति शिक्षा यानी संस्कृत शिक्षा का अधिकार, उप यानी उपचार यानी उपचारों का अधिकार। ये आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विचार कहाँ से लिया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से, यूएसएसआर के संविधान से, यूएसए के संविधान से, आयरलैंड के गणतंत्र संविधान से। कहाँ से लिया है? आयरलैंड के गणतंत्र संविधान से। चलिए आगे देख लेते हैं किन से क्या लिया गया है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर रफ पेपर हो तो नोट कर लीजिएगा, पेन पेपर हो तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और कौन चीज़ कहाँ से लिया गया है पेपर में जरूर इससे एक क्वेश्चन फिक्स आएगा। मैं इसी वीडियो में बता दे रहा हूँ, जस्ट एक्सप्लेनेशन में कर दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। जो मूल अधिकार है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। किससे लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। और संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से। आपातकालीन उपबंध जर्मनी से। संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका एवं पुनरावलोकन की शक्ति, पुनर्विलोकन हो गया है, पुनरावलोकन होना चाहिए,
पुनरावलोकन की शक्ति किससे ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब मूल कर्तव्य किससे ले गए हैं? सोवियत संघ रूस से। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स आएगा। संविधान का अनुच्छेद 52 संबंधित है लोकसभा के अध्यक्ष से, प्रधानमंत्री से, मंत्रिपरिषद से, राष्ट्रपति से। किससे संबंधित है? राष्ट्रपति से। किससे संबंधित है? राष्ट्रपति से। जो आपका भारतीय संविधान का भाग 5 है, यानी भाग 5 का अध्याय 1 अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति से। 52 से 78 के बारे में दिया गया है। 52 से 78 किसके बारे में कहा गया है? राष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में कहा गया है? राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति के बारे में। अब जान लीजिए लोकसभा का अध्यक्ष कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? लोकसभा का अध्यक्ष कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? क्योंकि इसमें से मान लीजिए राष्ट्रपति हमने दिया है, अब लोकसभा का अध्यक्ष पूछ ले तब क्या करेंगे? लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है आपका 93 होता है, 93 होता है। और जो प्रधानमंत्री होता है 74-75 में दिया गया मंत्रिपरिषद का संचालन करेगा। तो यही मान लीजिए 74-75 किससे है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सबसे नया कानून है? अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार, प्रौढ़ शिक्षा का अधिकार। तो इसका क्या होगा? सर्व शिक्षा अभियान। क्या होगा? सर्व शिक्षा अभियान। क्या होगा इसमें? शिक्षा का अधिकार अभियान, सॉरी मैंने सर्व शिक्षा बोल दिया। शिक्षा का अधिकार होगा। क्या होगा? शिक्षा का अधिकार। क्या होगा? शिक्षा का अधिकार। लेकिन ये पहले पेपर आ चुका है, इसमें जो एक बार क्वेश्चन मतलब आंसर दिया गया था बोर्ड के द्वारा, उसको अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दिया गया था, लेकिन इसका सही जवाब होगा शिक्षा का अधिकार। होना चाहिए यही, लेकिन बोर्ड ने उत्तर ए माना था, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा माना था। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी चिल्ड्रन टू द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट आर राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटी कानून संसद 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित या इनेक्टेड किया गया था। अब पूछ सकता है कि शिक्षा का अधिकार कब लागू किया गया था, कब अधिनियमित किया गया था? तो अधिनियमित किया गया था 4 अगस्त 2009 को, 4 अगस्त 2009 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1975 में जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था तब भारत का राष्ट्रपति कौन था? बीबी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह। तो कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। तो चलिए जान लेते हैं डिटेल में बीबी गिरी कब थे और नीलम संजीव रेड्डी कब थे, ज्ञानी जैल सिंह कब थे। अब इससे क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं कि आपातकाल कब लगा था? 1975 में। आपातकाल का मुद्दा संसद में गरमाया हुआ है, जानते हैं। संसद में इस समय आपातकाल की बहुत ढेर सारी चर्चा चल रही थी। आपातकाल के लिए अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने एक डे भी घोषित कर दिया है, जानते हैं। तो आपातकाल के बारे में क्वेश्चंस बन सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी है, तो जाहिर सी बात है मूड हो गया तो पूछ सकते हैं, मूड के ऊपर डिपेंड करता है। इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को रख लिया है, तो आपके काम भी आ जाएगा। तो आपात कब लगा था? 1975 में लगा था, घोषणा किया गया था, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी जी थे। और राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। बाकी तीनों लोग कब थे? इसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चन तो फंस ही जाएंगे, इस वजह से मैंने इसको रख लिया है। चलिए जान लेते हैं। जो फखरुद्दीन अली अहमद थे भारत के राष्ट्रपति 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक रहे थे। और इसी बीच में 1975 में आपातकाल घोषणा हुआ था। अतः 1975 में जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था तो उस समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे, जबकि बीबी गिरी 1969 से 74 थे। बीबी गिरी कब थे? 1969 से 1974 थे। नीलम संजीव रेड्डी 77 से 82 थे। ज्ञानी जैल सिंह 82 से 87 राष्ट्रपति रहे हैं। इसका एक ट्रिक है, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी के जेल में, तब प्रभात शंकर नारायण की क्रम से प्रतिभा कोविंद और मुर्मू की हुई। इसमें सारे राष्ट्रपति आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए बताएंगे आगे, बहुत ट्रिक हैं, लेकिन क्योंकि पेपर नज़दीक है इस वजह से मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग जल्दी जल्दी में करा रहा हूँ। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तो क्या इसका जवाब होगा? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यानी कोई भी व्यक्ति वंश से भारत का गणतंत्र में भारत का राष्ट्रपति या भारत का शासक नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ वंशानुगत शासन नहीं है कि अगर किसी के पिता हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं तो ही हो जाएगा, नहीं। अगर जनता चुनेगी तो होंगे, जनता नहीं चुनेगी तो नहीं होंगे। यही होता है, गणतंत्र में वंशानुगत शासन नहीं है। यानी भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र होने का तात्पर्य यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होंगे, यानी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है।
गणतंत्र में सभी नागरिक समान होते हैं, अतः वे किसी भी लोक पद के लिए निर्वाचित हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 14 के अंतर्गत निम्न में से किसका उल्लेख है? राज्य के निर्देशक सिद्धांत का, मौलिक अधिकारों का, नागरिकता का, मौलिक कर्तव्य का। तो किसका उल्लेख है? भाग 4, सॉरी 14 मैंने पढ़ दिया। भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत निम्न में से किसका उल्लेख है? तो आपका किसका उल्लेख है? क्या हुआ, काम ही नहीं कर रहा है। राज्य के, यहाँ पे सज्ज हो गया है, राज्य लिख लीजिएगा। राज्य के निर्देशक सिद्धांतों का, मौलिक अधिकारों का, नागरिकता का, मौलिक कर्तव्य का। तो 4 में किसका उल्लेख है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का, यानी किसका है? डीपीएसपी का। तो मौलिक अधिकार का किस में है? मौलिक अधिकार का 3 में है। नागरिकता का किस में है? 2 में। मौलिक कर्तव्य का किस में है? 4 के ए में, 4 के ए में, यानी 4 चौथे के ए में है, यानी 4 का ए, यानी 4A। चलिए आगे कुछ देख लेते हैं किसमें क्या दिया गया, जो पेपर में अभी तक पूछे गए हैं। मैंने सारे जितने भी भाग पूछे गए हैं अब तक के पेपर में, मैंने सबके भाग को एक जगह कंपाइल कर दिया गया है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आपके काम आ जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 14 के अंतर्गत, सॉरी भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। भाग 4 के अंतर्गत किसका उल्लेख है? नीति निर्देशक। भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? राज्य के निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। और भाग 1 के अंतर्गत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। और भाग 2 के अंतर्गत किसका है? नागरिकता का है। और भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। और भाग 4 के अंतर्गत मूल कर्तव्य है। और भाग 9 पंचायत पूछता है। भाग 9 क्या पूछता है? पंचायत। क्या पूछता है? पंचायत। और भाग 11 क्या है? संघ और राज्य के बीच संबंध है। संघ और राज्य के बीच संबंध है। भाग 15 निर्वाचन है, बहुत मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। भाग 16 आपका क्या है? और भाग 17 क्या है? राजभाषा है। भाग 17 क्या है? राजभाषा है। और भाग 20 क्या है आपका? संविधान संशोधन। क्या है? संविधान संशोधन। इसमें जो हमने लिए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनसे आपका एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आपके बहुत ही काम आने वाला है। पेपर देकर आएंगे तो खुद आप बताएंगे। तो ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन। भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव निम्न में से किस प्रणाली द्वारा किया जाता है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, मिश्रित, राष्ट्रपति के निर्णयानुसार चुना जाता है। ये आप लोग आंसर दीजिए फिलहाल, वीडियो अपलोड होने के बाद में मन में दीजिए, देखिए आप क्या सही बता पाते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि कुछ लोग डाउट में हो जाएंगे। तो भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव होता ही नहीं है। प्रधानमंत्री का चुनाव कहाँ किया जाता है? चुनाव प्रधानमंत्री का नहीं, हम तो लोकसभा सदस्य का चुनाव करते हैं, जिसे सांसद बोलते हैं, जो संसद भवन में जाता है। तो प्रधानमंत्री क्या होता है? राष्ट्रपति के निर्णय अनुसार चुना जाता है, यानी राष्ट्रपति के निर्णय अनुसार प्रधानमंत्री चुना जाता है। ये देखिए गजब का क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको भ्रमित करने वाला क्वेश्चन है। चलिए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अब इससे क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? 75 के अनुसार। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। अब ये पूछ सकता है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पे करते हैं? तो प्रधानमंत्री की सलाह पे करते हैं। उसके बाद अतः भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव किसी प्रणाली द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि राष्ट्रपति के निर्णयानुसार चुना जाता है। हालांकि लोकसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और राज्यसभा सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से संपन्न होता है। पूछता है कि अप्रत्यक्ष रूप से किसका चुनाव किया जाता है? राज्यसभा का। अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया जाता है? लोकसभा का। प्रधानमंत्री का चुनाव होता ही नहीं है, वो राष्ट्रपति के निर्णयानुसार चुना जाता है। राष्ट्रपति के निर्णयानुसार चुना जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति क्या होता है? कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख भी होता है। क्या होता है? कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख भी होता है। कौन? राष्ट्रपति होता है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद होता है किसके लिए? राज्यसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, इनमें से कोई नहीं। किसके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति। किसके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति। यानी आर्टिकल 75(3) मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। पूछता है कौन से आर्टिकल से। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष। तो कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति। कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति। चलिए जान लेते हैं। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो इसकी अध्यक्षता राज्यसभा के उपसभापति द्वारा की जाती है। राज्यसभा के उपसभापति द्वारा की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? क्षेत्रफल, जनसंख्या, भाषा, साक्षरता। किसके आधार पर होती हैं? जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर।
चलिए देखते हैं आगे डिटेल में। प्रत्येक राज्य में लोकसभा सीटों का आवंटन उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात में होता है। यह जनसंख्या 1971 की जनगणना के आधार पर ली जाती है। अब इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि लोकसभा में राज्यों की सीट किसके आधार पर की जाती है? जनसंख्या हमने बता दिया, जनसंख्या। और जनसंख्या किस जनगणना के आधार पर लिया गया है? 1971 की जनगणना के आधार पर। चलिए आगे चलते हैं। लोकसभा द्वारा पारित जब कोई धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है तो इसे राज्यसभा द्वारा कितने दिनों तक लोकसभा को वापस भेजना होता है? 1 महीना, 14 दिन, 7 दिन, 21 दिन। कितने दिन? 14 दिन के लिए। कितने दिन? 14 दिन के लिए। चलिए देख लेते हैं। यानी इसी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन फिक्स आ जाएंगे। डिटेल्ड मैंने किया है इसको। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार लोकसभा द्वारा पारित जब कोई धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है, अनुच्छेद 109 नोट कर लीजिएगा, भेजा जाता है तो राज्यसभा में भेजा जाता है तो इसे 14 दिनों के भीतर लोकसभा को वापस देना होता है। यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर धन विधेयक को वापस नहीं लौटाती है तो इसे उस सदन द्वारा पारित मान लिया जाता है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दिया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। धन विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अब इससे देखिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अब लोकसभा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार 109 के अनुसार लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है। यानी लोकसभा द्वारा पारित विधेयक राज्यसभा में किस अनुच्छेद के अंतर्गत भेजा जाता है? 109। और 14 दिनों के अंदर वापस भेजना भी होता है। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, धन विधेयक की परिभाषा 110 में की जाती है, अनुच्छेद 110 में की जाती है। और लोकसभा इसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। इससे देखिए इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं, इससे इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस संशोधन अधिनियम से मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ये क्वेश्चंस बहुत फेवरेट क्वेश्चंस है, हर बार पेपर में पूछा जाता है। आप इसका जवाब दीजिए, इसके बारे में ज़रूर पूछा जाता है। इसके बारे में आपको डिटेल में भी बता सकता हूँ संबंधी वाला, लेकिन अभी क्या है कि डिटेल पढ़ने का उतना टाइम नहीं है, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। तो कौन से संशोधन से हुआ है? 61वें। 42वां, 44वां, 52वां, 61वां। किससे हुआ है? 61वें। चलिए देख लेते हैं। यानी भारत का संविधान 61वां संविधान का 61वां संशोधन अधिनियम जो कि 1989 में पारित हुआ था, जिसमें अनुच्छेद 326 में संशोधन किया। इस संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इससे युवा अब 21 वर्ष से घट करके 18 वर्ष में ही वोट करने लगे हैं। और कौन सी समिति से हुई है? पेपर में पूछ सकता है। फिलहाल तारकुंडे समिति, तारकुंडे समिति, तारकुंडे समिति। चलिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन पे बताते हैं, तब समझेंगे जल्दी से। किस संशोधन अधिनियम द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 61वें। कौन से समिति से? तारकुंडे, तारकुंडे समिति। कब पारित लागू हुआ? 1989 में। कब लागू हुआ? 1989 अधिनियम जो 61वां संविधान संशोधन 1989। और तारकुंडे समिति की सिफारिश भी लागू हुआ था। तारकुंडे समिति की सिफारिश कब आई थी? 1975 में आई थी। तो आज इतना ही क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, चीज़ें कंटेंट आपके काम की हों, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। अच्छा या बुरा जो समझ में आए, जो आपको आपकी जो डिमांड हो आप बताइए। चैनल आप लोग के लिए ही बनाया है। अगर आप बताते हैं कि इसमें सर ये लाइए या और चीज़ लाइए, तो हम उस अकॉर्डिंग वीडियो लाएंगे। चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि चैनल बिगिनिंग दौर पे है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़िए, जिससे हम आने वाले समय में 20 दिन बचे हैं, इनमें पूरा जीके जीएस हिंदी कंप्लीट करा लें। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चैनल बने रहने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन रात दोनों शुभ हो, एकदम ज़बरदस्त तैयारी करिए और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।